नाम है लेबर टर्नओवर। सर नाम है लेबर टर्नओवर, लेबर का मतलब, सर लेबर का मतलब हो गया एम्प्लॉय। बेटा एम्प्लॉय को हम डबल ही लिख देंगे। और टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सर टर्नओवर का मतलब होता है हमारे पास चेंज। टर्नओवर का मतलब हो गया चेंज। टर्न ओवर मतलब चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब वी कैन से दिस इज नथिंग बट एम्प्लॉय का चेंज। यस, दिस इज एम्प्लॉय चेंज। अब देखो पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं बहुत शॉर्ट में, ठीक है? उसके बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे। ध्यान से देखना। मैंने कहा ये है हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन या हमारी कंपनी, ठीक है? इसके अंदर अभी 10 लोग काम करते हैं। सो वी हैव 10 वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा देखो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर आते हैं और वर्कर जाते हैं, स्टाफ तो चेंज होता रहता है। हाँ सर ये तो हमें पता है। मैंने कहा देखो इसमें से 2 वर्कर छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के चले गए, कंपनी से अलग हो गए। और इसके साथ साथ 3 वर्कर ने ज्वाइन कर लिया। 3 लोगों ने हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब आप मुझे बताओ क्या वर्कर्स में चेंज आया है? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आया है? तो हम कहेंगे यस, यहां पर हमारे लेबर में चेंज हो गया, लेबर वर्कफोर्स चेंज हो गई। और इसी तरीके से हम कहेंगे इसकी वजह से भी देयर इज अ चेंज जो हमारी वर्कफोर्स में आया। तो सर ये मेजर कैसे होगा? हाउ डज दिस मेजर? इससे हमें क्या सिग्निफाई होगा? इसका क्या इंपैक्ट है? दोस्तों ये पूरी की पूरी डिटेल हम इस लेबर टर्नओवर में पढ़ेंगे, जहां पर हम ये एक एक पॉइंट को समझेंगे, राइट? हाय फ्रेंड्स, हियर इज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर अनअकैडमी। दोस्तों अनअकैडमी आप बच्चों के लिए एवरी वीक कॉम्बैट लाता है। तो इस संडे को आपका कॉम्बैट है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो सीए फाउंडेशन में है, आप उनको ये इंफॉर्मेशन जरूर दें कि भाई वो सब बच्चे इस कॉम्बैट का पार्ट बनकर अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। बेटा सीए फाउंडेशन के लिए इस संडे को स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इन 60 मिनट्स। ये एवरी संडे होता है एट 12 PM। ये आपके मोबाइल ऐप, लैपटॉप, डेस्कटॉप हर जगह अवेलेबल है। बट ये आपको करना होता है लाइव। तो आपको 12 बजे संडे को लाइव ज्वाइन करना होता है। फॉर दिस इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए बेटा CA सुनील का रेफरल कोड है जो आप यूज करेंगे टू गेट दीज बम्पर ऑफर्स। तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। जल्दी जल्दी से आप इन्हें एनरोल कर लीजिए और फटाफट से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और जीतिए अनलिमिटेड स्कॉलरशिप। ऑलराइट बच्चों, तो आइए अब हम लेबर टर्नओवर का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि सर मीनिंग क्या है। लो जी, तो मीनिंग तो बड़ा सिंपल है सर। इसका क्या है? मैंने कहा इट इज द रेट ऑफ चेंज। पहली बात ये रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज का मतलब सर ये हमें इंडिकेट करेगा किसका चेंज? इन द लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लेबर फोर्स में कितनी स्पीड से चेंज आ रहा है ये वो बताएगा। ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ये किसी एक पीरियड के लिए कैलकुलेट होगा। इट इज जस्ट लाइक अ रेशो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। सो ये भी एक रेशो है, एक नंबर सिग्निफाई करेगा, ठीक है? अब मैंने कहा मान लो हमने निकाला LTR। यस, हमने निकाला LTR है, लेट सपोज 5%। ये LTR मान लो ICICI बैंक की है, ठीक है? ICICI, एक और आई रह गया, हाँ, ये ICICI बैंक की LTR है। मैंने कहा मान लो वो 5% है। अब मुझे बताओ इससे क्या समझ आता है? सर इस LTR से तो अभी कुछ नहीं समझ आ रहा भाई। 5% अच्छा है, बुरा है या कैसा है ये हम तो बता ही नहीं सकते क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। मैंने कहा पता हो भी तो क्या करेंगे? मैंने कहा देखो जैसे हम बचपन में रेशो पढ़ते थे, आपने 11th 12th क्लास में अपना रेशो का चैप्टर पढ़ा होगा अकाउंट्स में, आई एम होपिंग, नहीं तो उसके बाद भी कभी पढ़ा हो। तो दोस्तों जैसे हम रेशो पढ़ते थे पहले, ठीक है, अब यहां भी वही चीज है। रेशो को हम इवैल्यूएट करने के लिए उसको किसी ना किसी के साथ कंपेयर करते थे। यस, जब तक कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये वाली रेशो पर्टिकुलरली अच्छी है या बुरी है। बात तो ठीक है सर। तो मैंने कहा यही मैंने यहां पर डिफाइन करा है। कहता है रेट ऑफ चेंज इन द लेबर फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड विच इज
मेजर्ड अगेंस्ट अ सुटेबल इंडेक्स, मतलब सर अब मेरे को इसको कंपेयर करना पड़ेगा अगेंस्ट सम ऑफ द सुटेबल इंडेक्स। वो कुछ भी हो सकता है, दैट सुटेबल इंडेक्स कुछ भी। जैसे कि मैंने कहा मान लो मैं इसको HDFC बैंक, इसका मेन कॉम्पिटिटर है, उसके LTR के साथ कंपेयर कर लूं तो मेरे को समझ में आएगा कि ICICI बैंक इज डूइंग गुड और नॉट। या फिर मैं इसे पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के LTR के साथ कंपेयर कर लूं, ये भी एक ऑप्शन है। सो मैं जो भी सुटेबल इंडेक्स लूंगा, जो भी जिसके अगेंस्ट मेजर करूंगा, उसके बाद ही मुझे समझ में आएगा कि भाई मेरी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर अच्छा है या बुरा है, या हमें इसमें वर्क करने की जरूरत है या बिना ज्यादा मेहनत करे काम चल जाएगा। ये सब तब पता चलेगा जब मैं इसको किसी सुटेबल इंडेक्स के साथ मेजर करूंगा। जब तक ये मेजर नहीं होगा तब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आएगी कि सर इस टर्नओवर का मतलब क्या है, हाउ आई एम गोइंग टू इवैल्यूएट दिस, राइट। चलो सर, तो मैंने यहां पर दोस्तों आपको लेबर टर्नओवर का मीनिंग सिखाया। अब आप क्या करेंगे, मैं हो जाता हूं यहां से गायब, आप फटाफट से अपनी नोटबुक में लेबर टर्नओवर का ये पूरा का पूरा टेबल, जो पूरा का पूरा डेटा है, मीनिंग है, आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज कर लेना, हेयर आई गो, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, मेक इट फास्ट। चले जी, आई होप आपने यहां तक कर लिया होगा। सो मैं आ गया हूं वापस आपके पास। चलो सर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव नेक्स्ट। यहां पर हमने सिर्फ लेबर टर्नओवर का मीनिंग समझा है, उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा है, अभी आगे कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैंने कहा सर ये देखते हैं ये लेबर टर्नओवर होता क्यों है, वाई द वर्कर्स चेंज, या वर्कर चेंज करते क्यों हैं। अब हम उस पर बात करते हैं। मैंने कहा सुनो, तो देखो जो कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर है वो दो वजह से हो सकते हैं। देयर कुड बी टू रीजंस, अ वर्कर इज स्विचिंग टू अनदर जॉब, या वर्कर हमारी कंपनी में आ रहा है, जो भी कारण है। तो हम कहते हैं दो प्राइम कारण क्या है। मैंने जो दो कैटेगरीज ऑफ कारण है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मैंने बोला कौन से, अनअवॉइडेबल कारण, भाई जिनका एम्प्लॉय के ऊपर हमारा किसी पे कंट्रोल नहीं है, तो ये तो हो गए अनअवॉइडेबल। तो दूसरे हो जाएंगे अवॉइडेबल, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन मुझे पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये कमियां हैं, तो मैं उन पे वर्कआउट करके इनको अवॉइड कर सकता हूं। हमने कहा चलो मैं एग्जांपल देता हूं, पहले अनअवॉइडेबल की बात करते हैं। मैंने कहा लो सर, सबसे पहला कारण देखो, हम कहते हैं भाई रिटायरमेंट। एम्प्लॉय ने आपके साथ पूरी लॉयल्टी के साथ काम करा, पूरी लाइफ आपके लिए लगा दी, अब वो रिटायर हो रहा है। भाई रिटायर हो रहा है तो मैं उसको थोड़ी बोलूंगा नहीं भाई अभी रुक जाओ, अभी रिटायर मत हो, अभी और काम करो, नहीं। अब उसकी एज हो चुकी है, नाउ ही नीड्स रिटायरमेंट। अब उसको अपनी इस काम धंधे वाली दुनिया से मुक्ति चाहिए, वो आराम से रेस्ट करे और रेस्ट ऑफ द लाइफ एंजॉय करके जिए, तो दैट इज रिटायरमेंट। तो अगर कोई रिटायरमेंट में जा रहा है, रिटायरमेंट हो रही है, तो भाई हम भी उसको नहीं रोकते, जो हो गया हो गया, ठीक है। और देखते हैं सर, इसके अलावा भाई एम्प्लॉय बहुत ही सिवियर बीमार हो गया, उसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है मेडिकली कि भाई वो काम ही नहीं कर सकता, उसकी सिकनेस हो गई है, तो भैया तब भी हम उसको नहीं बोल सकते भाई बीमार है, बीमार को थोड़ी बोलोगे नहीं आप उठ के काम करो। सो दीज आर अनअवॉइडेबल। अब ऐसे केस में एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली हम कहते हैं एम्प्लॉय की डेथ हो गई या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, मेजर एक्सीडेंट हो गया है, तो तब भी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। नहीं है तो सर हमें छोड़ के जाएगा तो सर अगेन इट विल कॉज अ लेबर टर्नओवर, बट सिंस वी कांट कंट्रोल, सो दिस इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल। ये तो होना ही होना है, अवॉइड नहीं कर सकते, रोक ही नहीं सकती कंपनी, राइट। सिमिलरली हम कहते हैं लास्ट, पर्सनल बेटरमेंट। अब ये क्या है सर पर्सनल बेटरमेंट, मैंने कहा मैं समझाता हूं। मान लो आप में से बहुत सारे बच्चे सीए कर लेंगे, ठीक है। सीए करने के बाद जो भी सारे बच्चे हैं जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद 1 महीना 2 महीना 1 साल बाद उन्हें लगता है नहीं सर हमें ना अभी और पढ़ाई करनी है, तो आप में से हो सकता है कुछ बच्चे सीपीए के लिए ट्राई करें,
कुछ बच्चे सीएफए के लिए ट्राई करें, या जो भी आप जिस फील्ड में आगे काम करना चाहेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ना और आगे पढ़ाई करनी है, तो और आगे पढ़ाई करनी है मतलब आप अपनी पर्सनल बेटरमेंट चाहते हो, तो भाई आपको कंपनी तो छोड़नी पड़ेगी ना। आप जॉब छोड़ोगे तभी तो पर्सनल बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ोगे, यस और नो? बिल्कुल ठीक बात है। आप जॉब छोड़ रहे हो क्योंकि आप आगे फर्दर स्टडीज करना चाहते हो। आप में से मैंने कई बच्चों को देखा है, मेरे को कहते हैं सर हम ना सीए के बाद एमबीए भी करेंगे, यस, और एमबीए हम करेंगे आईआईएम से। तो मैंने कहा करो जी, आईआईएम से एमबीए करो, उसके लिए वो कैट की प्रिपरेशन करते हैं, फिर एमबीए का फुल टाइम कोर्स करते हैं। भाई ये फुल टाइम कोर्स अगर कोई करेगा तो जॉब तो नहीं कर सकता, तो इट मींस ही इज गोइंग फॉर हिज पर्सनल बेटरमेंट, और ज्यादा ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के लिए जा रहा है। तो बेटा ऐसे केसेस में भी इट बिकम्स अनअवॉइडेबल कि हम एम्प्लॉय को बोले कि भाई साहब अब रुक जाओ, नहीं छोड़ के ना जाओ, ना जाओ छोड़ के ना, ऐसा नहीं होगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सो ये हो गए कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस जिनकी वजह से एम्प्लॉय छोड़ के हमें चला जाता है। हमने कहा सर और क्या? मैंने कहा देखो नेक्स्ट कैटेगरी है अवॉइडेबल रीजंस। अवॉइडेबल कैसे? मैंने कहा सुनो, अवॉइडेबल कौन कौन से होते हैं। मैंने कहा सबसे पहला ले लो, ये ऐसे रीजंस है जो हम अगर ठीक करें तो वर्कर जाने से रुक सकता है। मैंने कहा क्या क्या है, सुनो। लो वेजेस, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कम पैसे देती है या कम सैलरी देती है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, तो भाई लॉजिकल बात है वर्कर हमारे पास रुकेगा नहीं, जहां उसको थोड़े से ज्यादा सैलरी मिलेगी वो शिफ्ट हो जाएगा, और ये नॉर्मल रूल है, बिजनेस का एनवायरनमेंट का नेचर है, राइट? ठीक है सर, अगला क्या? मैंने कहा लो जी, नेक्स्ट इज बैड वर्किंग कंडीशन। भाई हमारे यहां ना बहुत ही बुरे हालात हैं काम करने के, साफ सफाई नहीं है, एनवायरनमेंट बहुत खराब है, ये सब चीजें एम्प्लॉय को ज्यादा सूट नहीं करेंगी। थोड़े टाइम तक वो आपके पास रहेगा, जैसे ही उसको कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा वो मूव ऑन कर जाएगा। तो ये अवॉइडेबल क्यों है? सर देखो, आप चाहो, अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इनको अवॉइड कर सकती है। कैसे? इनको इंप्रूव करके। लो वेजेस है भाई, वेजेस को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे ले आओ। बैड वर्किंग कंडीशंस है, तो जो माहौल है आपका, जहां भी वर्क कर रहा है एम्प्लॉय, भाई उसको इंप्रूव करो ताकि वर्कर को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो, आपकी भी कॉस्ट बचे। जी हां दोस्तों, लेबर टर्नओवर से बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, यहीं पर करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैंने कहा लो जी, अगला है डिससेटिस्फेक्शन विद जॉब। भाई वर्कर को ना अपनी जॉब से डिससेटिस्फेक्शन है। ये कैसे होता है? मैंने कहा आपने रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग पोस्ट दे रखी है, एक गलत पर्सन को ऐसी पोजीशन पे बिठा रखा है जो उसका रोल ही नहीं है, जो उसको काम करना ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब जबरदस्ती गलत पर्सन को गलत पोजीशन दोगे तो भाई काम होगा नहीं, वो अपनी जॉब से हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, नहीं यार ये तो अच्छा ही नहीं है, नहीं यार ये तो नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे। बेटा गलत पर्सन को गलत पोजीशन इज कॉल्ड डिससेटिस्फेक्शन विद द जॉब। सिमिलरली लास्ट ऑप्शन पर आते हैं, इट इज कॉल्ड लैक ऑफ ट्रेनिंग। आपने वर्कर को ट्रेनिंग ही नहीं दी और उसको बिठा दिया जॉब के प्रोफाइल पर कि भैया ले काम करना शुरू कर दे। अब बताओ, अगर आपने ट्रेनिंग ही नहीं दी है और वर्कर को बिठा दिया है तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं। अच्छे से काम नहीं करेगा तो भाई उसका मन ही नहीं करेगा काम करने को, उसको लगेगा मुझे तो बस ऑर्गेनाइजेशन में डांट पड़ती रहती है, हर कोई मुझे आके बोलता रहता है कि भाई आप अच्छा काम नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते। बट टेक्निकली प्रॉब्लम इज आपने कभी उसे ट्रेनिंग ही नहीं दी, ट्रेनिंग नहीं दी तो प्रॉब्लम है। गॉट इट? तो दोस्तों यह है हमारे सामने कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, हमने कहा सर इसी तरीके से हमारे पास होती है कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। मैं एलटी लिख देता हूं भाई, लेबर टर्नओवर के लिए वी हैव कॉस्ट ऑल्सो। तो यहां पर हमारे पास दो वैरायटी ऑफ कॉस्ट होती है। यस, वी हैव टू वैरायटीज ऑफ कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर लेबर टर्नओवर। सुनना जरा ध्यान से, एक होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट, ठीक है, मतलब हमने कहा प्रिवेंटिव कॉस्ट मतलब क्या है? सर प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब है हम प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट मतलब रोक रहे हैं, लेबर टर्नओवर को रोकने के लिए भी कॉस्ट लगती है। जैसे कि मैंने कहा अगर मेरे को अवॉइडेबल रीजंस में से कुछ भी ठीक करना है तो मेरे को इसके बदले कॉस्ट लगानी पड़ेगी। यस, इफ आई नीड टू इनकर अ कॉस्ट सो दैट वुड बी टर्म्ड एज प्रिवेंटिव कॉस्ट।
मेरे को एम्प्लॉइज को बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ते हैं कि भाई एम्प्लॉय ले, बेनिफिट्स ले, ताकि तू मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए। यस, हम उसको बोलेंगे कि भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के मत जाओ, उसके लिए हम बहुत सारे उसे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे। सो वो सारी की सारी चीजें वुड बी अंडर योर कौन से में, प्रिवेंटिव कॉस्ट का पार्ट बन जाती है दोस्तों। तो यहां पर आकर सबसे पहले हमारा कंप्लीट होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट। हाँ जी, इसके बाद दूसरी पे बढ़ते हैं। सर दूसरी कॉस्ट जो है उसको हम बोलते हैं हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यस, दूसरी इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये भी हमारे पास कॉस्ट है। सर ये कैसे है, मैंने कहा मैं समझाता हूं। दोस्तों देखो, प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब था कि लोगों को जाने से रोकने के लिए जो खर्चा। अब रिप्लेसमेंट जैसा कि वर्ड समझ आ रहा है भाई, अगर लोग चले गए तो उसके लिए नए लोग लाने पड़ेंगे। नए लोगों को, नए एम्प्लॉइज को लाने के लिए जो खर्चा होगा दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मैंने कहा एग्जांपल देता हूं भाई, जब नया पर्सन ढूंढना पड़ता है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा कि भाई वी आर लुकिंग फॉर पीपल। या मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूं, मैंने कहा सुनो, आपने सुना है नौकरी.com, monster.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर जॉब होती है, जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, राइट। सुनो, अब जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मैं एज अ इंडिविजुअल जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहा हूं तो वो वेबसाइट मुझसे कोई चार्जेस नहीं लेती, एज सच कोई चार्जेस नहीं लेती। बट हां, अगर आपको कुछ उनकी एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए तो चार्जेस लेती है। बट सुनो, वो भी तो प्रॉफिट कमाएंगी ना कंपनी, तो वो कहां से करती है, वो एम्प्लॉयर से पैसे लेती हैं। यस, दे चार्ज मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयर। उनको कहती है कि भाई देखो, आप हमारे पोर्टल का एक्सेस ले लो, हमारे पास बहुत सारे और सीरीज है। यस, वी हैव लॉट ऑफ सीरीज, जिसके लिए आप हमें इन सीरीज को यूज कर सकते हैं। आप इसमें से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लोग चाहिए वो ले सकते हैं। बेटा उसका सब्सक्रिप्शन लेना इज पार्ट ऑफ अवर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर जब नया वर्कर आएगा उसको ट्रेनिंग देना, अगेन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वो नया वर्कर स्लो स्लो काम करेगा, उसकी वजह से जो नुकसान होगा, अगेन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये सब मल्टीपल आइटम्स हैं जो कॉस्ट बन जाती है रिप्लेसमेंट की। तो हम कहते हैं सर भाई, अगर लेबर टर्नओवर होगा तो उसके लिए कॉस्ट भी इनकर होंगी। पहली प्रिवेंटिव, रोकने के लिए खर्चा हो रहा है, दूसरी रिप्लेसमेंट, उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, पहले यहां तक क्लियर। चलो अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप मुझे बताओ कि इसका मतलब लेबर टर्नओवर ना होना अच्छा है या होना अच्छा है, या मैं इसको दूसरे वर्ड्स में रीफ्रेम करता हूं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लेबर टर्नओवर है ही नहीं, देयर इज नो लेबर टर्नओवर, कोई और लेबर टर्नओवर नहीं है, जीरो लेबर टर्नओवर है। बताओ क्या ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होगी या बहुत बुरी होगी? सोच के देखो। मैंने कहा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लेबर टर्नओवर है ही नहीं, जीरो। ये आपके एग्जाम का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है थ्योरी का। हाँ, सो इज लेबर टर्नओवर गुड और बैड, हम ये पूछ रहे हैं। सुनो, मैं देता हूं इसका आंसर। आपने मन में सोचा, मेरी बात सुनना, अब अपने आंसर से मेरे आंसर को मैच करना कि आपने क्या सोचा था, क्या वो सही है या नहीं है। लो जी, हम कहते हैं सर देखो, सुनना, अगर हाई लेबर टर्नओवर होगा, हम कह रहे हैं लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है सर, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है ना, ये वाली, ये कब लगेगी? जब हमारा हाई लेबर टर्नओवर है। भाई अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेबर टर्नओवर है तो मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे बार बार लोगों को लेकर आना पड़ेगा, पहला पॉइंट। बट अगर हम कहते हैं बिल्कुल लो लेबर टर्नओवर है, तो सर लो लेबर टर्नओवर का मतलब है कि हमारे पास, हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। प्रिवेंट करने का मतलब है कि हम उसके ऊपर एक्सपेंसेस कर रहे हैं टू रिड्यूस दैट लेबर टर्नओवर, राइट। तो दोनों ही केसेस में देयर आर कॉस्ट विच आर टू बी इनकर्ड। ये तो पहला एग्जांपल। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। सर मान लो एक कंपनी में जीरो लेबर टर्नओवर है ही नहीं, वर्कर छोड़ के ही नहीं जाते, तो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा दोस्तों, इसका मतलब है वो कंपनी सही नहीं है, उस कंपनी में प्रॉब्लम है। सर क्या बात कर रहे हो, अगर कोई छोड़ के नहीं जा रहा तब भी प्रॉब्लम है, कोई चेंज नहीं हो रहा? मैंने कहा हां, देखो इसका मतलब है वो जो एम्प्लॉइज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। यस, वो बिल्कुल बेकार कैसे हो चुकी हैं? भाई देखो, आज की डेट में अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर एम्प्लॉइज जो होते हैं
वो सालों साल एक ही एम्प्लॉयर के पास रहते हैं, क्योंकि एक लॉयल्टी होती है और साथ साथ एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का, जिससे कि वो डिटैच नहीं होता, राइट। जैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो ज्ञान गुरुकुल में भी वी हैव लॉन्ग स्टाफ जो भाई बहुत टाइम से हमारे साथ है, हमारे साथ रहा है, चाहे अप्स एंड डाउन हमेशा साथ रहा है, तो उनके लिए वी आर वेरी हैप्पी। बट आप समझना, एक बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो, जहां पर ज्यादा कोई इमोशनल अटैचमेंट होता नहीं है। हाँ, हमें तो इमोशनल अटैचमेंट होता है, बट एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई काम कर रहा है कि भाई मेरे को पैसे मिलेंगे, मैं जॉब करूंगा। आप देखो वहां पर क्या होता है, जो एम्प्लॉइज है वो एक जगह काम कर रहा है, बट 4 जगह वो नौकरी ढूंढता रहता है। जैसे ही थोड़ी से ज्यादा पैसे मिले, वो फटाफट शिफ्ट कर देता है। यस और नो सर, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है मार्केट में। यस, गला काट कंपटीशन है। आपको आज की डेट में जैसे ही कोई बेटर अपॉर्चुनिटी, थोड़ी सी भी बेटर मिली, फटाफट स्विच मार गए। भाई कंपनी जाती है तो जाए पुरानी वाली, मुझे क्या करना है, मेरी कोई टेंशन थोड़ी है, मेरे को तो अपनी सैलरी मिल गई, टाटा बाय बाय। सो मैंने कहा आज की डेट में है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय छोड़ के ही नहीं जा रहा, इसका मतलब भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब वो एम्प्लॉय सारे के सारे बहुत आउटडेटेड हो चुकी हैं। वो सीखना ही नहीं चाहते कि वो नया सीखें और आगे बढ़े, वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे, तभी वो एक जगह स्टिक होकर बैठे हुए हैं। ऐसे केस में उस कंपनी के पास न्यू आइडियाज नहीं आएंगे, नए आइडियाज नहीं आएंगे तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, और कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो भैया आपको भी समझ आता है कंपनी के नुकसान बढ़ते चले जाएंगे। इसी वजह से दैट इज द रीजन वी ऑलवेज से, हम कहते हैं नहीं सर, जीरो लेबर टर्नओवर इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। कभी भी जीरो लेबर टर्नओवर नहीं होना चाहिए। मैं कंपेयर करता हूं हाई लेबर टर्नओवर। अगर हम कहते हैं बहुत ज्यादा लेबर टर्नओवर है सर, तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस केस में हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। यस, हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंक्रीजेस टू अ वेरी हाई लेवल। तो सर इसका मतलब, मैंने कहा देखो जी, हम इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं, some amount of labor turnover is always desired in an organization. Yes, कुछ अमाउंट, यस, कुछ प्रोपोर्शन ऑफ लेबर टर्नओवर हमेशा डिजायर्ड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सर थोड़ा सा ही, हाँ थोड़ा सा जरूर होना चाहिए, नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों दिस इज द मेन क्रक्स, सम अमाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर इज ऑलवेज डिजायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास एक एग्जाम का थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, चलो अब आप ये वाली पूरी स्लाइड फटाफट से नोट डाउन करके बढ़ते हैं। यहां पर आकर मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली समझाया कि लेबर टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है, लेबर चैप्टर में क्या पढ़ना है, कॉजेस क्या है लेबर टर्नओवर के, एंड सो ऑन, कॉस्ट इन्वॉल्व। सर अब हम देखते हैं कि लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। यस, now let us move towards calculation of labor turnover. How to do the calculation related to labor turnover, हम इसको किस बेसिस पर कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, चलो here we go. हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। दोस्तों कैलकुलेशन से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिस्टम होता है जिसके हिसाब से वर्कर छोड़ के जाते हैं, वर्कर आते हैं, क्या होता है। तो आइए उसके लिए हम यहां पर एक डायग्राम स्टडी करते हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने कहा यह है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज, मान लेते हैं यह है हमारी एक कंपनी। हमने कहा देखो कंपनी है तो कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, मैंने कहा लो जी हमारे कुछ लोग छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए इसका मतलब, इसका मतलब द पीपल हैव सेपरेटेड फ्रॉम द कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुदा हो गए हैं, हमें छोड़ के चले गए हैं। हमने कहा ठीक बात है सर। इसके बाद मैंने कहा देखो अब छोड़ के जो जाएंगे, इसी तरीके से कुछ वर्कर नए भी आएंगे। मैंने कहा लो जी कुछ लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। तो कंपनी के टर्नओवर में, लेबर में चेंज हो रहा है, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। सो देयर इज अ चेंज इन दी लेबर फोर्स। मैंने कहा अब हम इसके रीजंस को देखते हैं। मैंने कहा देखो जो लोग छोड़ के जाएंगे इनके दो कारण हो सकते हैं। पहला, अपनी मर्जी से चले गए, रिजाइन करके अपने आप चले गए, उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, या अनअवॉइडेबल कोई भी रीजन हो सकता है। एक तो पहला। दूसरा भाई, दूसरा ये रीजन है कि मैंने एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैंने निकाल दिया कि भाई साहब नमस्ते आपसे काम नहीं हो रहा है। तो हमने कहा जो लोग छोड़ के जाएंगे उनके दो रीजन है। पहला, अपनी मर्जी से चला गया, दैट इज लेफ्ट। दूसरा, हमने नमस्ते कर दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया।
सो दीज आर द टू बेसिक स्टेप्स जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉय हमें छोड़ के चला गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा अब जो लोग आएंगे इसके भी दो कारण हो सकते हैं सर, आने वालों के भी। मैंने कहा हां सुनो, सबसे पहला होता है दोस्तों जो लोग छोड़ के गए उनकी जगह पर नया आया। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लोग छोड़ के गए, द वर्कर्स हु हैव सेपरेटेड, उसकी जगह पर मेरे पास नए लोग आए, उनको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब ही यही है, रिप्लेस करना, एक पर्सन को दूसरे की जगह रिप्लेस करना। सो जो लोग छोड़ के गए उनकी जगह मैंने नए वर्कर्स को रखा, सो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। बट सुनो, क्या हमेशा सिर्फ रिप्लेसमेंट होगा? अरे ना सर ना। सुनो, हम कहते हैं सर देयर आर टाइम्स जब कंपनी एक्सपैंड करती है, कंपनी कहती है अब हमें बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को एक्सपेंशन मोड पे लेके जाना है। तो दोस्तों अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें नए वर्कर्स तो चाहिए ही चाहिए, मतलब न्यू पीपल विल ज्वाइन द कंपनी। एग्जाम्पल, मैंने कहा मैकडॉनल्ड्स ने एक नई ब्रांच ओपन करी है, एक नई लोकेशन पे उसने नया रेस्टोरेंट ओपन करा मैकडॉनल्ड्स ने। अब बताओ, नई जगह पे नया रेस्टोरेंट ओपन करा है तो उसके लिए उसे वर्कर्स तो चाहिए, एम्प्लॉयज तो चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये वर्कर ज्वाइन करवाएंगे ड्यू टू एक्सपेंशन प्रोग्राम। कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड करा है, जिस वजह से नए वर्कर आए हैं। तो हमने कहा लो जी, सेकंड आ जाता है ड्यू टू एक्सपेंशन। ये हो गया। मैंने कहा सुनो, अब हमारे पास लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स टू कंप्यूट अवर लेबर टर्नओवर। आपने पूछा कैसे, मैंने कहा वही तो समझा रहा हूं। सुनो, अगर मैं लेफ्ट और डिस्चार्ज को जोड़ दूं, लेफ्ट डिस्चार्ज मतलब टोटल सेपरेशन, जितने लोग सेपरेट हुए उन सबका ले लिया मैंने, लेफ्ट डिस्चार्ज को बाद में टोटल कर दिया। इनके बेसिस पर अगर मैं लेबर टर्नओवर की कैलकुलेशन करूं, जो लोग अलग हुए उसके बेस पर, इसको हम बोलते हैं दोस्तों सेपरेशन मेथड। वी कॉल इट एज सेपरेशन मेथड, राइट। पहला, ये हमने अपना पहला मेथड बना लिया, दिस इज सेपरेशन मेथड। दूसरा क्या होता है, मैंने कहा जो लोग रिप्लेस हुए हैं, छोड़ के गए, उनकी जगह दूसरे आ गए। अगर मैं सिर्फ एंड सिर्फ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओनली एंड ओनली इन लोगों के बेस पर, किन लोगों के बेस पर, ये रिप्लेसमेंट वालों के बेस पर, इनके बेस पर मैं अपनी कैलकुलेशन करूं, तो दोस्तों ये कहलाता है रिप्लेसमेंट मेथड। यस, दिस इज पॉइंट नंबर 2, मेथड नंबर 2। हमने कहा 2 मेथड है हमारे पास अभी तक। जो लोग छोड़ के गए उसके बेस पर, छोड़ के चाहे वो कोई भी कारण हो, अपनी मर्जी से गया या हमने निकाल दिया, कोई भी कारण हो, छोड़ के गए जो लोग उनके बेस पर निकाले सेपरेशन, जो छोड़ के गए उनकी जगह रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसमेंट वाले लोगों के बेस पर निकाले तो रिप्लेसमेंट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मतलब सेपरेशन को रिप्लेसमेंट को, दोनों को क्लब करके निकालूं, तो यह बन जाता है हमारा तीसरा मेथड कॉल्ड फ्लक्स मेथड। यस, दिस इज अवर मेथड नंबर 3, राइट। तो हमने 3 मेथड्स देख लिए हमारी लेबर टर्नओवर के। पहला सेपरेशन, जो लोग छोड़ के गए सेपरेट हुए उसके बेस पर, सिर्फ रिप्लेसमेंट के बेस पर रिप्लेसमेंट। मैं सेपरेशन और रिप्लेसमेंट दोनों को जोड़ दूं तो दैट बिकम्स फ्लक्स मेथड, राइट। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इसका क्या हुआ, ये तो कहीं आया ही नहीं। मैंने कहा रुको, बाय डिफॉल्ट ये आता नहीं है, बट इसका क्या यूज है मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, जब हम एक एक करके इनके फॉर्मूलाज का डिस्कशन करेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होंगे, राइट। तो चलो दोस्तों, अब आपको फटाफट से इसको कॉपी करना है। मैं हो गया हूं आउट आपकी स्क्रीन से, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए सो दैट वी कैन मूव अहेड, मेक इट फास्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। मैं आ गया हूं वापस आपके सामने दोस्तों। सो यहां पर आकर हमने अभी सिर्फ यह सीखा है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लेबर टर्नओवर। हम कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज करेंगे।
ना लेट्स मूव फर्दर। मैंने कहा क्या? मैंने कहा एक एक करके भाई इनके फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट भी तो समझने हैं। हाँ सर। मैंने कहा लो जी, सबसे पहले हम देखते हैं सेपरेशन मेथड। देखो हमने सीखा सेपरेशन मेथड में हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीपल सेपरेटेड, जो लोग अलग हुए। तो देखो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा नंबर ऑफ सेपरेशंस, यस, जो लोग अलग हुए वो तो बन जाएगा न्यूमरेटर। बात आती है डिनोमिनेटर की। देखो हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन में बार बार लेबर फोर्स में चेंज हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, सब चीजें मिक्स एंड मैच चल रही हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे, क्योंकि बेटा प्रोपोर्शन तो हम एग्जिस्टिंग वर्कर से लेंगे ना। हम यहां पर ये देख रहे हैं कितने लोग छोड़ के गए। सेपरेशन का मतलब है कितने परसेंट लोग हमें छोड़ के चले गए, तो परसेंटेज निकालेंगे। एलटीआर का मतलब यही है कि चेंज कितना हुआ। चेंज हम सेपरेशन के बेस पर निकाल रहे हैं। इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई हाउ मच परसेंट ऑफ पीपल हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, कितने परसेंट लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए। तो ये कैसे? सर सिंपल है ना, जितने छोड़ के गए वो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय जो टोटल वर्कर थे इनटू 100। बात तो ठीक है आपकी, बट मैंने कहा डिनोमिनेटर में टोटल वर्कर को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन द विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक महीने की अगर मैं बात करूं, वर्कर आएंगे जाएंगे दोनों चीजें होंगी। तो सर टोटल किस दिन का निकालें? तो हमने कहा सर देखो ये तो प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम है, वी कांट आइडेंटिफाई। तो हमने कहा सर आसान तरीका करो ना, आप सर एवरेज ले लो। यस, आप एवरेज ले लो। जो फिगर बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है हम उसकी कैलकुलेशन के लिए एवरेज यूज कर लेते हैं। सो लो जी, हमारा बन गया लेबर टर्नओवर का कॉन्सेप्ट। हमने कहा नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। परसेंटेज में चाहिए तो हम इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा जो हम निकालते हैं। आई होप पहले आपको सेपरेशन मेथड समझ में आ गया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा लॉजिकल है। इसका मीनिंग होता है कितने परसेंट लोग छोड़ के गए। तो भाई जितने छोड़ के गए वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वैल्यू चेंज होती रहती है इसलिए मैंने एवरेज ले लिया, परसेंटेज के लिए 100, काम खत्म। राइट, बहुत सिंपल है। सिमिलरली हमारा अगला पॉइंट आता है रिप्लेसमेंट मेथड। सर ये क्या होता है? मैंने कहा देखो अब की बार ये देखना है कितने परसेंट लोग हमने रिक्रूट करे ऑन द प्लेसेस ऑफ जो लोग छोड़ के गए थे। तो यहां पर रिप्लेसमेंट की बातें कर रहा है, कितने परसेंट रिप्लेसमेंट है। मैंने कहा सर सब कुछ सेम है, बस न्यूमरेटर में रिप्लेसमेंट कर दो, डिनोमिनेटर में तो एवरेज रहेगा, ये हम पहले ही समझ चुके हैं, इनटू 100। लो जी, कॉन्सेप्ट हमारा इस फॉर्मूले का भी तैयार है और यहां पर इनटू 100 फॉर परसेंटेज। आई होप ये भी समझ आ गया। मैंने कहा लास्ट पे चलते हैं, तीसरा मेथड हमारा फ्लक्स मेथड। इसमें क्या था? मैंने कहा फ्लक्स ने कहा था भाई मैं तो सेपरेशन रिप्लेसमेंट दोनों को जोड़ दूंगा। मैंने कहा जोड़ दो। तो एलटीआर कैसे? सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। लो जी, बन गया फॉर्मूला। देखो नंबर ऑफ सेपरेशंस एंड रिप्लेसमेंट मैंने इनको जोड़ दिया, ये प्लस हो जाएंगे, और इनटू 100 हमारे पास अगेन लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला। राइट, यहां तक का तो समझ में आता है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। हमने एक पॉइंट लिखा था नंबर ऑफ ड्यू टू एक्सपेंशन, जो ज्वाइन हुए थे एक्सपेंशन की वजह से। मैंने उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताया कि कौन से फॉर्मूले में एडजस्ट होगा। सुनो, देखो अब कुछ लोग कहते हैं सर जो लोग एक्सपेंशन की वजह से आए उनकी वजह से भी तो लेबर में चेंज आया, हमारी वर्क फोर्स में चेंज आया, लेबर में चेंज आया, तो कंसीडर तो उनको भी करना चाहिए। मैंने कहा बात तो आप देखो कहीं ना कहीं जेन्युइनली सही कह रहे हो कि यस उन वर्कर्स की वजह से भी हमारे पास चेंज आया है, तो वो वर्कर्स भी हमारे पास कंसीडर होने चाहिए। मैंने कहा बात तो ठीक है, तो अब उनका क्या करें? मैंने कहा सुनो, हम उनको फ्लक्स में जोड़ देंगे। फ्लक्स इस सबका, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल बताता है ये। तो अब की बार मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस ड्यू टू एक्सपेंशन, मैं तीनों को जोड़ के एवरेज इंटू 100 कर दूं तो मेरा फ्लक्स का एक और फॉर्मूला तैयार है। राइट, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बट सुनो, मैंने कहा रिप्लेसमेंट और जो एक्सपेंशन वाले थे इनका टोटल क्या था? ज्वाइन। ये टोटल थे ज्वाइन। तो मैंने अपने फॉर्मूले में वर्ड थोड़ा सा बदल दिया है, मैंने लिख दिया नंबर ऑफ सेपरेशंस एंड ज्वाइनी और एवरेज इंटू 100। ज्वाइनी मतलब सर ज्वाइनी में हो जाएगा रिप्लेसमेंट
प्लस एक्सपेंशन दोनों वाले, यस रिप्लेसमेंट एक्सपेंशन दोनों वाले, ये दोनों मिलाकर बन गया ज्वाइनी, या हम इन्हें टेक्निकल वर्ड में असेशंस भी बोलते हैं। यस वी कॉल देम एज असेशंस। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखवा भी दूंगा आपको, राइट। तो दोस्तों यहां पर आकर हमारे लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट करने के तीनों मेथड्स के सारे फॉर्मूले तैयार हैं। ये हमारे पास तीनों तैयार हैं। सर फ्लक्स में एग्जाम में कौन सा लगाएं, ये वाला ये वाला? मैंने कहा जी जो आपका मन करे वो लगा दो, नीचे नोट दे दो, वी कुड हैव कंप्यूटेड इन अदर वे ऑल्सो, बस बात खत्म, इतनी सी। भाई देखो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन जैसा कि अभी लास्ट एग्जाम में आया था, एक दो अटेम्प्ट पहले आया था, तो उसका देखो तो 10 मार्क्स में मैं तो दोनों निकालाऊंगा भाई साहब, 1 मिनट ही तो लगना है, इवन 1 मिनट भी नहीं लगना, दोनों मैं फटाफट से निकालाऊंगा, दोनों फटाफट से निकल जाएंगे। तो भाई हमें क्या दिक्कत है, काम हो गया हमारा, टेंशन खत्म, राइट। सो यहां पर आकर दोस्तों हमने ये वाला टॉपिक, अपना जो कॉन्सेप्ट बनाने थे, फॉर्मुलेस के लॉजिक समझने थे, वो भी समझा दिए। तो अब क्या, मैंने कहा कॉपी करो जी फटाफट, जल्दी से, मेक इट फास्ट, वीडियो पॉज करो, जल्दी से कॉपी करो। चलिए जी, आई होप आपने यहां तक का पार्ट भी कर लिया होगा। सो दोस्तों मैं वापस आ जाता हूं आपके सामने। अब मैं इसके बाद दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बता देता हूं और फिर हमारा काम खत्म, देन वी आर रेडी टू सॉल्व अवर क्वेश्चंस, राइट। चलो ये है पहला, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालना है। अरे सर ये तो आता है, मैंने कहा फिर भी मैंने आपको सेफर साइड पर बता दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट एनुअल एलटीआर। ये क्या होता है, मैंने कहा लो सर देखो, मैंने एलटीआर एक पर्टिकुलर पीरियड की निकाली थी। एलटीआर मतलब लेबर टर्नओवर रेट, जो भी हमने मेथड से निकाला, चाहे सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, फ्लक्स, किसी भी मेथड से निकाला दोस्तों, ये हमने निकाला होगा किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। लेट सपोज मैंने अप्रैल मंथ के लिए निकाला, अब मेरे को तो इक्विवेलेंट एनुअल निकालना है, उसको एनुअल बेसिस पे कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो सर जो भी एलटीआर निकाला जिस मर्जी मेथड से, वो निकाला अप्रैल का, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, तो मैं उसको 30 से डिवाइड कर दूं और 365 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक साल का आ जाएगा। जैसे ही 30 से डिवाइड करा मतलब वो एक दिन का आ गया, मुझे पूरे साल का चाहिए इंटू 365, एज सिंपल एज दैट। तो ये होता है कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट एनुअल एलटीआर। इसमें हम एलटीआर को जितने टाइम पीरियड का निकाला है उसके बेस पे उसको एनुअली कन्वर्ट कर देते कि भाई ये हमारा एनुअली कन्वर्ट हो गया, राइट। चलो सर ये भी काम कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ एक मैंने जो अभी आपको बताया, एक वर्ड आता है नंबर ऑफ असेशंस, ये आपको कभी कभी मिल जाएगा, ठीक है। असेशंस क्या होती है सर, कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, जितने लोग रिप्लेस हुए, साथ साथ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइंड ड्यू टू एक्सपेंशन। भाई जो एक्सपेंशन वाले थे उनको भी साथ में ले लो, तो ये बन जाता है हमारा नंबर ऑफ असेशन। बेसिकली जितने टोटल लोगों ने ज्वाइन करा, दैट बिकम नंबर ऑफ असेशन, राइट। चलो जी, यहां पर आकर ये भी खत्म। अब आप इसको फटाफट से बेटा नोट डाउन कर लीजिए, मैं गया आपकी स्क्रीन से आउट, फटाफट से कर लीजिए, यहां पर हमारी पीपीटी खत्म।